देखिए, आपने एक चीज़ देखा होगा इन बयानों में, मेरे विरुद्ध किसी ने कोई बयान नहीं दिया, क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ, नटखट भी हूँ, सबका प्यारा भी हूँ, तो सब लोगों को मैं मना भी सकता हूँ, सबसे लड़ भी सकता हूँ। लड़ूँगा तो कहेंगे छोटा है यार, छोड़ दो इसको, और ज़िद भी कर सकता हूँ। तो मेरे को ये भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि मैं छोटा हूँ और सबका प्यारा हूँ। दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है प्रवचन डिजिटल पर। मैं हूं आपके साथ विजय रावत। आज हमारे साथ करण मेहरा जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस। सर, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है और तरह तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। जी। किस तरीके से देख रहे हैं कि किस समय पे आपको ये प्रदेश अध्यक्ष की जो कमान मिली है और किस तरीके से अब आगे की तैयारी आपकी लग रही है? क्योंकि बहुत सवाल तो कई मीडिया आपसे पूछ चुके होंगे, और अब क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से आप आगे करने जा रहे हैं? देखिए, मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जब कठिन दौर है और पार्टी चुनाव हारी है अभी ताज़ा-ताज़ा, ऐसे समय में मुझे पार्टी ने उपयोगी समझा। ये मेरे लिए गर्व का विषय है और मुझे ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कि मैं चीज़ों को दुरुस्त करूँ और उसी काम को करने के लिए मुझे भेजा गया, वो मैं करूँगा। आपके अध्यक्ष बनते ही बहुत सवाल भी खड़े हो गए। सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चला कि कई विधायक छोड़ के भी जा रहे हैं, कई विधायक कह रहे हैं कि भाई कुमाऊँ के क्यों बना दिए, एक आधे गढ़वाल के भी बना देते। ऐसे में किस तरीके से देखते हैं कि ये सारी अफवाहें हैं कि अफवाहों में जान भी है? देखिए, पुरानी और बासी खबरें हो चुकी हैं। मैंने परसों भी बताया कि कोई मीटिंग नहीं होने जा रही, कोई विधायक जाने वाला नहीं है और सभी लोगों से हम लोग टच में थे। यशपाल आर्य जी बहुत सौम्य व्यक्ति हैं, उन्होंने भी सबसे बात की, मैंने भी सभी विधायकों से बात की है और कोई भी जाने वाला नहीं है। रही बात गढ़वाल और कुमाऊँ की, तो इसमें बहुत सारी प्रश्न चिन्ह हैं। इसको कुछ अराजक तत्वों ने इसको हवा देने की कोशिश की थी। मेरा उनसे सवाल है, जब पंडित नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री बन के आए, माननीय हरीश रावत जी प्रदेश की कांग्रेस के अध्यक्ष थे, यशपाल आर्य जी विधानसभा के अध्यक्ष थे, इंदिरा हृदय जी पहले नंबर की मंत्री थी, तब ये बात नहीं उठी। मेरे प्रतिद्वंदी जो रहे अजय भट्ट जी, वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, वो बीजेपी के सीएलपी रहे, तब ये बात कभी नहीं उठी। त्रिवेंद्र रावत, तीरथ रावत दोनों मुख्यमंत्री रहे, मदन कौशिक जी अध्यक्ष रहे, तब ये बात किसी ने नहीं उठाई। मेरी ही पार्टी में पिछले टर्म में प्रीतम सिंह जी सीएलपी रहे और गोदियाल जी अध्यक्ष रहे, तब ये बातें नहीं उठी। लेकिन आज एक विशेष एजेंडा लेके कुछ लोगों ने इसको माहौल बनाने की कोशिश की। आम जनता को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ नेताओं के चमचों ने इसको उठाने की और बढ़ावा देने की कोशिश की और जिसको जनता ने नकार दिया है। सवाल ये भी पूछ रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ता भी सवाल पूछ रहे हैं कि भाई एक भाजपा से आए हुए उनको नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाता है, 6 बार के जो जीते हुए विधायक हैं उनको अध्यक्ष पद की दौड़ में थे, उनको अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है। तो ये सवाल भी उठ रहे हैं सर कहीं ना कहीं, तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, परिवार है और परिवार में क्वेश्चन उठना स्वाभाविक है और इन सब चीज़ों का जवाब समय देता है। जब हम विधानसभा में और प्रदेश में कांग्रेस में एक परिवर्तन देखेंगे और मेहनत देखेंगे, तो चीज़ों के जवाब मिलेंगे। कुछ चीज़ों का जवाब जो है समय पे छोड़ देना उचित रहता है। संगठन में क्या कुछ परिवर्तन करने जा रहे हैं? क्योंकि अब चुनाव, अब तो जो विधानसभा के चुनाव थे वो जैसे तैसे उसके रिजल्ट आए, अब जो नए अब आने वाले जो चुनाव हैं, जैसे नगर निगम का है, संसद का चुनाव है, तो किस तरीके से देख रहे हैं? क्या कुछ संगठनात्मक अभी चेंज वगैरह करेंगे? देखिए, नगर निकाय की आपने बात की, तो हमको पहले वार्ड मेंबर्स और वार्ड के अध्यक्षों के चयन करने हैं, जो अभी तक मुझे लगता है नहीं है। मैंने लिस्ट मांगी थी, सूची मांगी थी, तो बहुत कम वार्ड्स ऐसे हैं जिसमें अध्यक्ष के पद हैं। दूसरा, रही बात संगठनात्मक ढांचे की, तो मैं बहुत छोटी और प्रभावशाली यूनिट बनाऊंगा ताकि उन पे कंट्रोल भी रखा जा सके, उनको गाइड भी किया जा सके। अभी तो ये था कि 400 हैं, पता ही नहीं कौन कहाँ जा रहा है। मैं ये भी सुनिश्चित करूँगा कि जो पदाधिकारी बनेंगे वो 70 की 70 सीटों में मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो प्रभाव कितना छोड़ रहे हैं। 70 विधानसभाओं में उनके कितने लोग ऐसे हैं जो उनसे लगातार संपर्क में हैं। अगर व्यक्ति पद में आ गया 5 साल तक है और वो 5 विधानसभा या 10 विधानसभा में जाके अपना कार्य मैंने कर लिया सोच रहा है, तो ऐसे लोगों को आवश्यकता संगठन को नहीं है। हमको उन लोगों को लेना है जो समय दे सकें, जो पार्टी के लिए समर्पित हों और जिनमें एक जुझारूपन हो, जुनून हो इस बात का कि मुझे पार्टी को खड़ा करने के लिए काम करना है। 70 सीट में जाना, लोगों को प्रभावित करना, लोगों से बातचीत करना उनका लक्ष्य होगा, वही लोग हमारी कमेटी में जगह पा पाएँगे। अ, अब नया अध्यक्ष आपको बनाया गया है सर, तो कहते हैं कि इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है, तो इतिहास जो अभी तक रहा है कांग्रेस का पिछले 10 सालों में, तो क्या कुछ सीखा है आपने इससे? क्या कुछ चेंजेस करेंगे? और आपकी हार हार के कारणों की भी समीक्षा आपने करी है कि किन कारणों से आ रही है, ये चीज़ें दुरुस्त करेंगे अब? देखिए, बहुत सारे कारण होते हैं और हर समय
समीकरणों का भी खेल होता है, उसमें उस समय के वर्तमान के हालात का भी असर रहता है, तो उन सब चीज़ों पे हम मंथन कर रहे हैं। और आपने जैसे कहा कि पुराने से सीखने की बात है, जो अच्छी बातें हैं हमारे संगठन में, क्यों कांग्रेस में हम शामिल हुए, क्या कारण थे, क्यों हम बीजेपी जैसी पार्टी का विरोध करते हैं, ये सबक हैं हमारे लिए आगे के लिए। और कुछ बुरे सबक भी हैं कि कुछ लोगों के महत्वाकांक्षाओं से भी पार्टी को नुकसान होता है। तो मैंने पहला सबक लिया कि मैं अपनी कोई महत्वाकांक्षा ना पालूँ, कि मैं किसी भी पद की दौड़ में ना रहूँ। मेरा एक ही लक्ष्य है कि मुझे सांसद जिता के दिल्ली पहुँचाना है। मेरा एक ही लक्ष्य है कि 2027 में मैं पूरी सरकार लेके आऊँ और उसको ले जाके अपने हाईकमान के सामने रखूँ कि ये सरकार है, गठन करने के लिए आपको मैं दे रहा हूँ। ऐसा गठन करके दीजिए, ऐसा नेतृत्व हमको दीजिए जो प्रदेश को विकास के रूप में आगे बढ़ा सके, तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा सके। ये मेरा लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य किसी पद को पाना ना हो। जब मैं ये चीज़ करूँगा तभी कांग्रेस में वो बात आएगी और सभी लोग कांग्रेस के लिए और कांग्रेस की विचारधारा के लिए काम करेंगे। लेकिन सर अभी आप यंग भी हैं, नए भी हैं, कांग्रेस के लिए अच्छी बात भी है, लेकिन जो पुराने लीडर हैं, जो आपके सीनियर वगैरह हैं, उनसे किस प्रकार को आप हैंडल करेंगे? क्योंकि देखा गया है कि बहुत सारी बयानबाजी इस प्रकार की हुई हैं, तो वो कैसे आप हैंडल करेंगे? देखिए, आपने एक चीज़ देखा होगा इन बयानों में, मेरे विरुद्ध किसी ने कोई बयान नहीं दिया, क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ, नटखट भी हूँ, सबका प्यारा भी हूँ, तो सब लोगों को मैं मना भी सकता हूँ, सबसे लड़ भी सकता हूँ। लड़ूंगा तो कहेंगे छोटा है यार, छोड़ दो इसको। और जिद भी कर सकता हूँ। तो मेरे को ये भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि मैं छोटा हूँ और सबका प्यारा हूँ, तो सबको साथ लेके चल पाऊंगा। तो आप उम्मीद करते हैं कि सबको साथ लेके चल ही पाएंगे? निश्चित ही मेरा नाम करण है और मैं करण की जो व्याख्या है, अगर उसको आप ध्यान से देखें तो वो टूल होता है, एंड अ टूल व्हेन इज़ इन यूज़, जब उस टूल को यूज़ में लाया जाता है, तो जैसे हम कलम से लिखते हैं तो वैसे वो कलम है, लेकिन जिस समय हम कलम से लिखते हैं वो करण हो जाती है। तो मैं करण हूँ, मेरे नाम की व्याख्या है और अपने नाम की व्याख्या के अनुसार ही मैं काम करूँगा। क्योंकि हमने इस बार देखा है कि कहीं न कहीं जो भाई भतीजावाद रहा था, वो बहुत ज़्यादा हावी रहा था, इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था। तो क्या इस बार भी ऐसा देखने को मिलेगा? देखिए, मेरे यहाँ एक ही मापदंड होगा और वो होगी योग्यता। योग्यता के मैं आधार किसी का कौन बेटा है ये मेरे को प्रभावित नहीं करता, कौन किसका भतीजा प्रभावित है। अगर बाप और बेटा दोनों योग्य हैं तो मेरे लिए दोनों उपयोगी हैं, पार्टी के लिए दोनों उपयोगी हैं। अगर बेटा योग्य है और पिता अयोग्य है तो मेरे लिए बेटा पात्र है, तो मैं पात्रता के हिसाब से ही निर्णय लूँगा। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी नए-नए अध्यक्ष भी बने हैं, ज़्यादा सवाल पूछने भी ठीक नहीं है। तो देखा आपने कि किस प्रकार से जो करण मेहरा जी ने कहा है कि क्या कुछ अब रणनीति उनके सामने है, किस तरीके से वो हैंडल करेंगे और किस तरीके से कांग्रेस जो लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पे, वो सब निराधार आरोप को जनता के सामने रखेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए प्रवचन डिजिटल के साथ।